गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ इससे पहले हमने दो चैप्टर्स देख लिए थे। फर्स्ट था हमारा इंट्रोडक्शन और सेकंड चैप्टर था हमारा सप्लाई का। आज हम जो थर्ड नंबर पे चैप्टर देखने वाले हैं उसमें हम लेंगे लेवी ऑफ जीएसटी, जहाँ पे हम समझेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। यानी कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, जहाँ पे सप्लायर को लायबिलिटी नहीं आती है, बल्कि जो रिसिपेंट होता है, जो रिसिप्ट करता है गुड्स या सर्विस की, उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आती है। अब तक हमने देखा था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उन पे लायबिलिटी जो है वो सप्लायर पे करता है, उसके ऊपर लायबिलिटी आती है। इनडायरेक्टली सप्लायर पे करता है, बट डायरेक्टली अगर हम देखें तो रिसिपेंट जो है सप्लायर को पे करता है और सप्लायर फिर गवर्नमेंट को पे कर देता है। लेकिन जहाँ हम रिवर्स चार्ज की बात करते हैं वहाँ पे सप्लायर का कोई रोल होता ही नहीं है। सप्लायर केवल अपनी गुड्स और सर्विसेज रिसिपेंट को दे देता है और रिसिपेंट को ही उन गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। नाउ अब हम आज इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पिछले वाले लेक्चर में हमने सेक्शन 9(1) को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो सेंट्रल टैक्स है या सीजीएसटी जिसे मैं कहूँ, कॉमनली नाउन एज सीजीएसटी, वो जो है वो अप्लाई होता था या वो टैक्सेबल होता था इन द इवेंट ऑफ सप्लाई। बट यहाँ पे सबसेक्शन 2 क्या बोलती है कि द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नाउन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो यहाँ पे 5 चीज़ें बोली गई। 5 चीज़ें कौन कौन सी वापस रिपीट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 5 चीज़ें थी: पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of council। तो यहाँ पे बोला क्या गया कि सीजीएसटी कब लगेगा, किन पे? पेट्रोलियम क्रूड पे, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्पिरिट पे, नेचुरल गैस पे और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, जिस दिन नोटिफाई किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो 9(2) है उनमें इन 5 गुड्स को क्यों छोड़ा गया? ऐसा क्या रीज़न था कि इन पांचों की सप्लाई को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया? तो देखिए, जब जीएसटी लाया गया तब उसका पर्पस था कि एक नेशन एक टैक्स हो और एक ही रेट से हम करें। अब अगर इन पांचों को लेकर के आया जाता, इन पांचों प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी के दायरे में ले लिया जाता, तो जीएसटी की रेट जो हाईएस्ट रेट है वो हाईएस्ट रेट बढ़ानी पड़ती। अब हाईएस्ट रेट जो कि अभी अगर हम बात करें सीजीएसटी की, वो है 20% और ओवरऑल जीएसटी की हो जाती है 40%। अब वो बढ़ानी पड़ती क्योंकि इन पे जो अभी करंटली जो टैक्स लग रहे हैं, अभी जो टैक्स रिजिम है उन पे उस टैक्स रिजिम पे के अंदर इनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो लगभग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑफकोर्स मैं ये तो कहूँगा कि 40% से जो ज़्यादा है, बट अब ये मान के चलिए 70-80% तक इनके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम सीजीएसटी या एचजीएसटी की रेट बढ़ाए और ओनली फॉर प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट के लिए हम इन 5 प्रोडक्ट के लिए जीएसटी की रेट को बढ़ा दें, क्योंकि जो विपक्ष है फिर वो काफ़ी आलोचना करता सरकार की कि देखिए जीएसटी की आपने जो रेट है, जो आपने हाईएस्ट रेट है वो आपने रखी। अगर अभी हम देखें तो जीएसटी की रेट जो एक्ट है उसमें ऑफकोर्स 40% है, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली अभी जो मैक्सिमम रेट का डिफाइन किया गया वो है, डिसाइड किया गया वो है 28%। यानी कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे 28% से ज़्यादा की रेट नहीं है किसी भी गुड्स और सर्विस पे। अब इसको सरकार फर्दर एक्सटेंड कर सकती है 40% तक। 40% से इंक्रीज करना है तो उसे एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जब भी पेट्रोलियम क्रूड या हाई स्पीड डीजल या मोटर स्पिरिट या फिर नेचुरल गैस या एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे लाना है तो वो मैक्सिमम 40% जीएसटी लगा सकती है। साथ ही साथ उसको नोटिफाई करना पड़ेगा एक डेट कि इस दिन से हम आपके ऊपर जीएसटी लगाने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं कि द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन इशू किया गया 13/2017 स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स ऑन विच सेल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। नाउ रिवर्स चार्ज बेसिस का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे सप्लायर, क्योंकि अभी हमने देखा था सप्लायर कॉमनली टैक्सेबल पर्सन होता है, बट रिवर्स चार्ज का मतलब हो गया जहाँ पे रिसिपेंट टैक्सेबल होगा, यानी कि बाय द रिसिपेंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to supply of such goods और services और both। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट है, एक सप्लायर है। अब सप्लायर ने रिसिपेंट को कोई गुड्स या सर्विस दिया,
पहले अगर हम देखें नॉर्मली सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता था, यहाँ से कलेक्ट करके रिसिपेंट से कलेक्ट करता था, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि देखिए रिसिपेंट बहुत सारे हैं, उपभोक्ताएं बहुत सारे हैं, ठीक है, 150 करोड़ लोगों का ये देश है। तो उसमें अगर हम देखें तो सप्लायर बहुत कम है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ सप्लायर है, बट रिसिपेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम सबसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें सप्लायर से कलेक्ट करना पड़ेगा। बट कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी है जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, हमें सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें रिसिपेंट से ही डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, वो कोई भी रीजन हो सकता है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पे कि द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई ए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु सेल in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered per supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of the goods or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए गवर्नमेंट ने पहले जब जीएसटी आया था तब गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो जीएसटी की चेन है क्रेडिट की और आईटीसी की और जीएसटी लगने की, वो ना टूटे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वापस से रजिस्टर्ड पर्सन आ गया, तो रजिस्टर्ड पर्सन ने जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तब जीएसटी लगा के दिया। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन ने जैसे ही रजिस्टर्ड पर्सन को आगे माल बेचा तो अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी नहीं लगा पाएगा और यहाँ पे चेन जो है ब्रेक हो जाएगी जीएसटी की। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई रजिस्टर्ड पर्सन माल खरीदता है तो ये रजिस्टर्ड पर्सन की ड्यूटी है कि वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करके आएगा। ठीक है, ये तक हो गया। अब ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा था कि हर एक गुड्स और सर्विसेज पे अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदने पे रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करता, तो ऐसे में अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई खरीदना ही पसंद नहीं करता और अनरजिस्टर्ड पर्सन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ऐसे में गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और फिर बाद में इसको वापस से अमेंड किया और कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ों पे ऐसा लगेगा, बट ओनली एंड ओनली जो हम नोटिफाई करेंगे केवल उन गुड्स और सर्विसेज पे ही इस तरीके का प्रोविज़न अप्लाई होगा जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदने पे रिसिपिएंट को यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये कुछ नोटिफाइड है, ये हम आगे जरूर देखेंगे, 2 या 3 ही है, ज़्यादा नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम समझते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में, बट उससे पहले मैं बता दूं पर्सन लाइबल टू पे टैक्स जीएसटी के अंदर कॉमनली या नॉर्मली या मैं कहूँ पूरे जीएसटी में ही केवल 3 लोग ही लाइबल है टैक्स पेमेंट करने के लिए। फर्स्ट है जैसे हमने कहा था 9(1) के अंदर सप्लायर, सेकंड अभी हमने डिस्कस किया रिसिपेंट भी लाइबल हो सकता है, और थर्ड वन है जब हम आगे डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि सप्लायर क्या होता है, रिसिपेंट क्या होता है और पर्सन क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है पर्सन ही पे करेगा टैक्स। तो पर्सन कौन है, तो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं इंडिविजुअल यानी कि हम और आप जिनके 2 कान 1 मुंह आँख नाक ये सब हो, इंडिविजुअल। उसके बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि जो फैमिलीज़ है वो पर्सन की डेफिनेशन में आती है। कंपनी, फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, तो एलएलपी में यहाँ पे आती है। फर्म और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, फर्म का जो है लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जो है लिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड नहीं रहती है पार्टनर्स की। उसके बाद आता है एओपी और बीओआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कॉरपोरेशंस, बॉडी कॉरपोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे कि हमारे भगवान वगैरह हो गए। तो ये सारे जो पर्सन है, ये सारे जो मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन किए, ये सब पर्सन के अंदर आते हैं। आप इनको कैटेगरीज ऑफ पर्सन भी बोल सकते हो या पर्सन के डिफिनेशन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रजिस्टर्ड पर्सन किसे बोलते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन होता है हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 यानी कि जीएसटी की सेक्शन 25 के अंदर जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है उसे हम रजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे। बट मान लीजिए कि कोई पर्सन अंडर सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है, अगर वो लाइबल हो जाता है तब भी नहीं लेता है, तो उसे भी हम रजिस्टर्ड पर्सन में ही इंक्लूड करेंगे, लेकिन उसमें ऐसे पर्सन को इंक्लूड नहीं करेंगे जिसने यूनिक आइडेंटिटी नंबर लिया हुआ है। अब ये क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे इन द रजिस्ट्रेशन चैप्टर डिटेल के अंदर। बट आपको मैं बता दूं कि क्या होता है कि जब कोई बाहर का पर्सन यानी कि बाहर के जो डेमोक्रेट्स है, बाहर के जो हमारे
डेलीगेट्स है वो यहाँ आते हैं इंडिया में, ठीक है, और इंडिया में आने के बाद यहाँ पे अपना ऑफिस वगैरह डालते हैं और वहाँ के जो लोगो है, वहाँ के जो पर्सनस है उनको यहाँ पे सर्विसेज देते हैं विदेशी नागरिकों के। मुझे हिंदी में वर्ड नहीं आ रहा, बट वो जो है उनको जीएसटी पर्पज़ में लाने के लिए, ताकि उनको उनका क्रेडिट मिल जाए, उनकी जो गुड्स और सर्विसेज है उनको उनका आईटीसी मिल जाए, इसके लिए उन्हें यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो उनको भी हम रजिस्टर्ड पर्सन में इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे ये बोला गया है। उसके बाद हम देखते हैं टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या होता है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब है रजिस्टर्ड पर्सन जो हमने अभी देखा, और साथ ही साथ ऐसे कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन है, पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो ऐसे पर्सन को भी हम टैक्सेबल पर्सन के अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आते हैं सप्लायर। सप्लायर कौन हो सकता है, तो कोई भी पर्सन जो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज या फिर दोनों, और ऐसा कोई पर्सन जो एजेंट के रूप में एक्ट कर रहा है ऑन दिस बिहाफ, यानी कि या तो सप्लायर, जो कि सप्लायर का मतलब क्या हो गया, जो गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, या फिर एज ए एजेंट उनके बिहाफ पे वर्क कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपन रिसिपेंट की। तो रिसिपेंट के अंदर क्या होता है, रिसिपेंट में हर वो पर्सन जिसको कंसिडरेशन पेएबल है, यानी कि जो बंदा कंसिडरेशन को पे कर रहा है, ऐसी सिचुएशन, और जहाँ पे कंसिडरेशन पेएबल नहीं है, यानी कि फ्री फॉकट ये चीज़ें। अब जहाँ पे कंसिडरेशन पेएबल है, यानी कि रिसिपेंट जा रहा है और पैसा दे रहा है अपने गुड्स और सर्विसेज का, तो हर वो पर्सन जो लाइबल होगा उस सप्लाई के लिए कंसिडरेशन को पे करने के लिए, ठीक है, वो पर्सन नहीं जो उसको फाइनली कंज्यूम कर रहा है, बल्कि वो पर्सन जो लाइबल है उसका कंसिडरेशन पे करने के लिए, उसको हम मानेंगे रिसिपेंट जीएसटी पर्पज़ के लिए। लेकिन जहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन में अगर वो गुड्स है तो जिसको भी गुड्स दिया गया, जिसको भी हैंड ओवर किया गया, जिसको भी डिलीवरी दी गई, उसको हम मानेंगे रिसिपेंट। लेकिन अगर वो सर्विस है तो जिसके ऊपर वो सर्विस रेंडर की गई उसे मानेंगे रिसिपेंट, ठीक है। यानी कि वापस एक बार समझते हैं, रिसिपेंट का मतलब क्या, जहाँ पे अगर कंसिडरेशन देना है तो जो कंसिडरेशन देने के लायबल है वो रिसिपेंट हो गया। जहाँ पे कंसिडरेशन है ही नहीं, यानी कि जहाँ पे कोई मूल्य है ही नहीं, फ्री में दिया जा रहा है। अब फ्री में दिया जा रहा है तो वैसे तो वो सप्लाई मानी नहीं जाएगी, बट यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन देखा था शेड्यूल 1, जिसके अंदर 4 सर्विसेज थी, आपको 4 सर्विसेज रिवाइज करनी है वापस से यहाँ पे। तो वो जो 4 सर्विसेज थी उनमें अगर दिया जा रहा है विदाउट कंसिडरेशन तो हम मानेंगे सप्लाई, और सप्लाई मानेंगे जीएसटी आएगा। अब जीएसटी के पर्पज़ के लिए हम किसको माने, रिसिपेंट। तो रिसिपेंट अगर वो गुड्स है तो जिसको डिलीवरी दी जा रही है, और अगर वो सर्विसेज है तो जिसके ऊपर वो सर्विस रेंडर की जा रही है, जिसके लिए वो सर्विस रेंडर की जा रही है, वो हो गया रिसिपेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है रिसिपेंट लाइबल टू पे टैक्स। अब रिसिपेंट कब कब लाइबल हो जाता है पे टैक्स पे करने के लिए, तो 2 सिचुएशन आती है हमेशा, गुड्स और सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम पर्पज़ के लिए, तो गुड्स की जो लाइबिलिटीज है, गुड्स का जो रिवर्स चार्ज है वो एग्जाम में है नहीं, आपको पूछा नहीं जाता है, वो केवल पढ़ने के पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं जहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है, वो है कैश्यू नट, नॉट सेल्ड और पील्ड, ठीक है, ये आप देख लेना। बीडी रेपर लीव्स, यानी कि तेंदू लीव्स जिन्हें बोलते हैं कॉमनली, टोबैको लीव्स हो गया, सिल्क यार्न, सप्लाई ऑफ लॉटरी, यूज्ड व्हीकल सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड, वेस्ट एंड स्क्रैप, ये सारे हो गए, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। तो ये कुछ गुड्स है जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबिलिटी आती है। यानी कि कौन पे करेगा रिवर्स चार्ज के अंदर, रिसिपेंट पे करेगा, सप्लायर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, सप्लाई केवल सप्लाई कर देगा, सप्लायर केवल सप्लाई कर देगा, और रिसिपेंट के ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो आगे गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करे। उसके बाद बात करते हैं हम सर्विसेज की। अब सर्विसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिवर्स चार्ज और आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए, उन्हें हम समझते हैं कि ये कौन सी सर्विसेज है। यहाँ पे मैं आपको केवल एक समराइज टेबल दे रहा हूँ, जिससे हम आज केवल फटाफट से इनको एक बार देख लेंगे, ताकि कल जब मैं इनको थोड़ा डिटेल के अंदर चार्ट एनालिसिस में इनको समझाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे समझिए कि कौन कौन सी सर्विसेज है, उनका कौन कौन सप्लायर होगा और कौन उनके रिसिपेंट होंगे। यहाँ पे पर्सन लायबल यानी कि रिसिपेंट कौन होगा, जो टैक्सेबल पर्सन होगा, जो टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि ये सर्विसेज है, ये पर्सन ही दे रहा है और ये पर्सन उसे रिसीव कर रहा है, केवल तभी ही हम उस पर जीएसटी जो है रिवर्स चार्ज के अंदर लगाएंगे। अब कौन कौन सी सर्विसेज है, गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड, यानी कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है और वो भी बाय रोड होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर वो जीटीए के द्वारा दी जा रही है, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड बहुत सारे पर्सन के द्वारा दी जा सकती है। जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड दी जा सकती है आपके एक हो सकता है कोरियर एजेंसी के द्वारा भी दी जाए, तो उनके ऊपर जो है आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, केवल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर ही
आरसीएम एप्लीकेबल है। ऐसे में भी आगे अगर हम देखें तो वो देना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन को, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाए तो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन को दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद में है लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज यानी कि लॉयर हो गया, ठीक है। इस तरीके की जो सर्विसेज है अगर वो दी जा रही है बाई इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट के द्वारा, और किसको दी जा रही है, बिजनेस एंटिटी को, यानी पर्सनल पर्पज के लिए नहीं है। उसके बाद आता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज सर्विस दी जा रही है बाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और वो दी जाती है बिजनेस एंटिटी। उसके बाद है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विस बाई एनी पर्सन, और वो दी जाती है अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को। उसके अलावा कोई भी सर्विस एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पोस्ट, एयरक्राफ्ट और वेसल के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ठीक है, बाई एयरक्राफ्ट और वेसल। तो ऐसे में अगर वो जो सर्विसेज है, ये जो एक्सेप्ट दीज सर्विसेज, कोई भी सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी दे रही है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को तो टैक्स पे करने से रही ना, तो इसीलिए बिजनेस एंटिटी को ही वहाँ पे जाकर के टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद एक नया इसमें जोड़ दिया, इन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाई रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। देखिए, बिजनेस एंटिटी और रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी में क्या डिफरेंस है। बिजनेस एंटिटी हर वो एंटिटी जो बिजनेस कर रही है, ठीक है, पर्सनल पर्पज के लिए नहीं ले रही है। बट अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड के लिए, तो ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है अंडर सेक्शन 25, हर वो बिजनेस एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5A है वो केवल उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है जो रजिस्टर्ड है, अदर्स पे नहीं है। उसके बाद आता है 5B। 5B बात करता है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये क्या होता है, जब आपको बिल्डिंग बना रहे होते हैं तब आपको ये डेवलपमेंट राइट लेना पड़ता है आपकी जो लोकल अथॉरिटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इनसे। तो अगर आप ये डेवलपमेंट राइट ट्रांसफ़र करते हैं बाई एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा, अगर वो, और वो पर्सन जो है वो अपने डेवलपमेंट राइट जो है वो ट्रांसफ़र करता है टू प्रोमोटर ऑफ दिस, जो प्रोजेक्ट है उनके प्रोमोटर को अगर वो दे रहा है, तब भी ये जो है रिवर्स चार्ज में लगेगा, यानी कि प्रोमोटर जो है वो पे करेगा टैक्स गवर्नमेंट को। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, जिसमें एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर प्रोमोटर को लॉन्ग टर्म लीज दे रहा है, ये है मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्टरशिप सर्विस, आपने देखा होगा हर एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर रहता है। अगर वो जो कंपनी है उसके अंदर वो डायरेक्टर है, अब जो डायरेक्टर है उनमें दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, यानी कि उनके साथ कंपनी का एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वहाँ आते हैं 8 घंटे 6 घंटे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उस तरीके से काम करते हैं, वहाँ बैठते हैं, काम करते हैं और अपनी सैलरी लेकर के जाते हैं। तो इनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय को हम सर्विसेज के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यानी कि इनके पास कुछ विशेष योग्यता रहती है जिससे वो कंपनी को केवल सलाह दे सकते हैं कि आप इस तरीके से वर्क करो। तो ऐसी सिचुएशन में वो केवल मीटिंग्स वगैरह में आते हैं, वहाँ पे उनको कोई आना अलाउ नहीं, मतलब आना कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं रहता है कि आप आइए, केवल उनको मीटिंग में आना रहता है, कुछ जो स्पेशल डिस्कशन है उनके रिलेटेड पॉइंट पे, तब वो आते हैं और कंपनी में बैठ के अपना जो है राय मशवरा देते हैं। ऐसी सिचुएशन पे ये एम्प्लॉय नहीं होते हैं, और इनको जो पैसा दिया जाता है और इनके द्वारा जो सर्विस दी जाती है वो जीएसटी में आती है, और यहाँ पे कंपनी जो है वो लायबल होगी इनकी सर्विसेज पे जीएसटी का पेमेंट करने के लिए। उसके बाद इंश्योरेंस जो सर्विसेज है उसमें भी इंश्योरेंस एजेंट जो सर्विसेज देता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी। रिकवरी सर्विसेज, यानी कि जब लोन का डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो रिकवरी एजेंट्स बनाए जाते हैं, और वो रिकवरी एजेंट घर घर जा के पैसे जो है वो रिकवर करते हैं लोगों से। तो ऐसे में अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एलआईसी हो गया या सिडबी हो गया, तो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अगर रिकवरी एजेंट की सर्विस ले रहे हैं तो ये खुद ही लायबल होंगे टैक्स के लिए। उसके बाद आता है कॉपीराइट एंड डेवलपमेंट राइट। कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट अगर दे रहा है, और ये किसको दे रहा है, म्यूजिक कंपोजर या प्रोड्यूसर को। उसके बाद आता है कॉपीराइट सर्विसेज, ऑथर दे रहा है पब्लिशर को। उसके बाद आता है एनी सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को देती है तो आरबीआई खुद लायबल होगा टैक्स का पेमेंट करने के लिए। उसके बाद आता है कोई भी सर्विसेज जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो देता है बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को, तो ऐसे में जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो लायबल होगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट लायबल नहीं होगा, बल्कि बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी लायबल होगी। उसके बाद आता है सर्विसेज, अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, तो ऐसे में
हम मानेंगे कि जो बैंकिंग कंपनी है वो लाइबल होगी। उसके अलावा कोई भी सर्विसेज अगर एजेंट दे रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर को, तो बिजनेस फैसिलिटेटर लाइबल होगा जीएसटी का पेमेंट करने के लिए। अब देखिए ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आपने देखा होगा कहीं अभी जो पिछले 10-12 साल पहले या 5-7 साल पहले जो बड़े बड़े बैंक थे, जैसे एसबीआई हो गया या और भी जो बड़े बड़े बैंक थे, उनमें ग्राहकों की बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती थी डिपॉजिट करवाने के लिए, पैसे पूछने के लिए कि कितना बैलेंस है हमारे अकाउंट में, या पैसे निकलवाने के लिए। अब ऐसे में बैंक के जो एम्प्लॉय थे वो अपना फोकस नहीं कर पा रहे थे उनकी कोर एक्टिविटीज़ जैसे लोन देने पे या और भी जो मोटी मोटी एक्टिविटीज़ है उन पे वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। उनको काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जो है इस चीज़ों पे लग जा रहा था। तो बैंक ने इसका समाधान निकालने के लिए एक थर्ड एजेंसी बनाई जिसको हम बोल सकते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर, और उसको अपना ये काम आउटसोर्स कर दिया। उसको बोला कि आप अपने हर एक गांव, हर एक शहर, हर जगह पे आप अपने जो है ब्रांचेस खोलो और आप मेरे सीबीएस को एक्सेस करो और मेरे जितने भी कस्टमर हैं उनको आप पैसे निकाल के या पैसे डाल करके दे सकते हो। और बिजनेस फैसिलिटेटर ने बाद में अपने एजेंट्स जो है वो अपॉइंट किए और इनको बोला कि आप वहाँ पे अपॉइंट हो। अब आपके पास क्या है, ये राइट है कि आप इस फलाना डिमका बैंक से बैंक के जो कस्टमर है उनके पैसे जमा कर सकते हो, उनको पैसे निकाल कर दे सकते हो, और साथ ही साथ उनको आप जो उनके अकाउंट में कितना पैसा है वगैरह वगैरह, तो ये जो छोटी मोटी सर्विसेज है वो ये एजेंट दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर एजेंट कोई सर्विस दे रहा है और उसके ऊपर जो जीएसटी है वो बिजनेस फैसिलिटेटर पे करेगा, और बिजनेस फैसिलिटेटर जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है इसके ऊपर बैंकिंग कंपनी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगी। तो यहाँ दोनों पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। उसके बाद आता है कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज जो किसी भी पर्सन के द्वारा दी जाती है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, और वो दी जाती है रजिस्टर्ड पर्सन को, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो या नॉन बिजनेस एंटिटी हो। उसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल ये नया क्लोज था। अब ये क्या है, कोई भी पर्सन देता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और वो देता है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज लगेगा और पेमेंट कौन करेगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट। उसके अलावा स्टॉक लेंडिंग आपने देखा होगा कि जब आप स्टॉक लेंडिंग करते हो, यानी कि इसे बोला जाता है, एक मिनट याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है, जो जब आप स्टॉक लेंडिंग करते हो यानी कि शेयर को उधार में लेकर के मार्केट में लगाते हो, तब जो लेंडर है यानी कि जो उधार देने वाला है वो सर्विसेज दे रहा है अपनी स्टॉक लेंडिंग की, तो ऐसे में बोरोवर जो है वो लाइबल होगा जीएसटी के पेमेंट का। अब यहाँ पे हमने जो 16 सर्विसेज देखी और इसके अलावा अंदर भी 9A या 5A B C, तो इस तरीके की जितनी भी हमने सर्विसेज देखी, यहाँ पे लगभग 20 सर्विसेज हमने देख ली है। इन 20 सर्विसेज को हमने CGST प्लस IGST दोनों पर्पज़ के लिए पढ़ा है। बट आगे मैं आपको 2 सर्विसेज और बताने वाला हूँ जो केवल और केवल IGST पर्पज़ के लिए है, क्योंकि वहाँ CGST लग ही नहीं सकता। तो ऐसी 2 सर्विसेज कौन सी है, जब कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि ऐसा पर्सन जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, जैसे यूएसए में अगर कोई पर्सन है और वो इंडिया वाले को कोई सर्विसेज देता है, तो इंडिया का जो पर्सन है वो लाइबल होगा जीएसटी के पेमेंट के लिए, क्योंकि आप यूएसए के पर्सन को तो लाइबल नहीं ठहरा सकते, यूएसए के पर्सन को तो पकड़ के नहीं ला सकते। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, तो केवल वेसल के अंदर और वो भी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अब ऐसे में अगर कोई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से आ रहा है तो इंपोर्टर लाइबल होगा उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई एक यूएसए है, वहाँ से आपका गुड्स लोड होकर के इंडिया के अंदर आता है। ऐसी सिचुएशन में जो गुड्स के ऊपर और वो वेसल से आ रहा है, तो वेसल के ऊपर जो भी भाड़ा लगेगा उस भाड़े के ऊपर जीएसटी का जो पेमेंट है वो इंडिया का इंपोर्टर पे करेगा, ना कि वो पर्सन जो वेसल को लेकर के आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं और इन दोनों पे क्या है, IGST ही लगाया जाएगा, क्योंकि ये 2 देशों की बातें हो गई। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे एक समराइज टेबल देख ली जहाँ पे हमने सीखा कि कौन कौन सी सर्विसेज पे RCM लगता है या गुड्स पे लगता है। अब हम आगे देखेंगे जहाँ पे हम इनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गुड डे, गुड बाय।